नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइबर और नॉन सब्सक्राइबर सभी से अनुरोध है या तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तुरंत कर लें और जो सब्सक्राइबर्स हैं उनसे ये अनुरोध है कृपया बेल आइकॉन अवश्य दबाएं और सबको सूचना है कि 2 मिलियन में मात्र 2 लाख बचे हैं। बस आप लोग सब्सक्रिप्शन करिए, करवाइए, देखिए महीने डेढ़ महीने में पूरा हो जाएगा कार्यक्रम। जी, तो आज हमारे साथ हैं सुमित पीर जी और सुमित पीर जी जो हैं, आज बहुत मूड में लग रहे हैं, जैसा मुझे अभी पता चला। तो अभी हम परीक्षण करते हैं उनका। और सुमित पीर जी, आइए ज़रा सामने और हमें बताइए। जी। नमस्कार सर। नमस्कार सुमित पीर जी। आप बहुत प्रसन्न लग रहे हैं। आप लगता है यूनुस मियाँ का जो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, उससे बहुत प्रसन्न है। सर, सबसे पहले तो आपको नमस्कार और सभी दर्शकों को प्रणाम और शो पे बुलाने के लिए साधुवाद। भगवान श्री गणेश का नाम लेते हुए शुभारंभ करते हैं। देखिए, यूनिस का सॉफ्टवेयर तो अपडेट हो गया क्योंकि ये बहुत खुदक रहा था। पीछे अगर आपने देखे, इसने बहुत अहमकाना और बहुत बेवकूफी वाले बयान दिए थे हमारे नॉर्थ ईस्ट को लेके। इसके सपने आ रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट लैंडलॉक्ड और बांग्लादेश इज द ओनली गार्डियन टू द सी। आज उसके परिप्रेक्ष्य में जवाब दूंगा उसे। इज द ओनली गार्डियन टू द सी और चाइना को बांग्लादेश और नॉर्थ ईस्ट के साथ मिलकर डेवलपमेंट करनी चाहिए। मतलब हमारे नॉर्थ ईस्ट पे बुरी नजर थी। नॉर्थ ईस्ट को काटने की बातें कुछ कुछ कर रहा था ये। और इसी दौरे में संजय सर, चाइना में इसने एक और प्रोजेक्ट पे सहमति भरी थी। वो था कि जैसे ही ये तीस्ता रिवर बांग्लादेश में आता है, घुसते उसके मुंह पे डैम बनाना, जिसको लेके पहले शेख हसीना ने चाइना गई थी। मोदी जी ने ऑफर दिया, उसे चाइना को मना कर दिया। शेख हसीना ने कहा था मेरे पास चाइना का ऑफर है पर मैं भारत के साथ जाऊंगी। क्यों? क्योंकि वो बांध जो है अगर बन जाता है तो हमारे जो चिकन नेक है और जो क्षेत्र है उसके लिए वो एक सुरक्षा का बड़ा चिंता का विषय बन सकता है, सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य से। इसलिए शेख हसीना ने वो हमें दिया था। उसके बाद आपको याद है वो चाइना गई थी, 20 बिलियन बोला था, 200 मिलियन दिए। उनके बाद उनकी सत्ता गई, सब कुछ गया, ये सब हमें पता है। बट वही प्रोजेक्ट है कि बांध तो कैसे बनेगा? बांध के लिए तो थोड़ा पहाड़ी फीचर होना चाहिए। हाँ, वहां तो बांध बनने का कोई रास्ता है नहीं। बैराज बना सकते हैं छोटा मोटा। वहां जो देखिए सर, इनका जो मंशा है चाइना की, वो तो भारत को तंग करना है और ये उसके साथ मिलकर चाइना को खुश करने के लिए है। जी, मैं आपके साथ वो बांध वाला प्रोजेक्ट रिन्यू करना चाहता हूँ जो कि ठंडे बस्ते में था। दूसरी बात, शी जिनपिंग की तारीफ कर रहा था। तीसरी बात, चाइना की दोस्ती की कस्में खा रहा था। बेसिकली भारत को थोड़ा टाइट करने की कोशिश कर रहा था कि भाई थोड़ा आप टाइट हो जाओ कि मैं जरा चाइना के साथ उठने बैठने लगा हूँ। अब देखिए, चाइना का प्रेसिडेंट भी अगर यूनि जैसे टटपुंजियों से मिलता तो लगता आजकल बिल्कुल खाली चल रहा है, शेड्यूल में कोई मिलना नहीं चाहता उससे। क्योंकि तभी तो ऐसे लोगों का नंबर आता है ना, ऐसे ऐसे लोगों से तभी मिलते जब आपके पास खाली समय हो। तो अब जब ये यहाँ आया तो इसको 3-4 चीजें, पहले तो इसने बोला जी मुझे मोदी जी से मिलना है। बोला भाई कोई फॉर्मल मीटिंग नहीं होगी। फिर बोला बायलैटरल होनी है। बोला भाई अनपढ़ 5 दिन में बायलैटरल होती है क्या? फिर साइडलाइंस में 10-20 मिनट की मीटिंग हुई। 3-4 चीजें इसने रखी है हमारे सामने। पहले कहता है जी कि जो हम रिलेशन अच्छा करना चाहते हैं आपके साथ। दूसरा कहता है शेख हसीना को लेके आप उनको एक्स्ट्राडाइट करो। तीसरी चीज कहता है कि जी देखो बोला जी क्या, इसकी हिम्मत हुई नहीं बोलने की? इतनी हाँ हुई, हिम्मत हुई है इसकी, बहुत औकात बढ़ गई इसकी। इसने कहा शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट करो। और तीसरी चीज कह रहा है जी कि हमें अपना ट्रेड कॉपरेशन वगैरह ये सब बढ़ाना पड़ेगा। ये मतलब अपनी बात कर रहा था, मतलब मेरे साथ आप बढ़ाओ। तो हमने जवाब दिया शेख हसीना के विषय में, बोला बेटा ये बात हम बच्चों से नहीं करते, तेरी उम्र अभी कम है, तू निकल जा। बाय द वे इसने एक फोटो दी तो मोदी निकल जी, लेगा वो तो। अब 85 साल का तो हो गया, अब तो कहीं और ही निकल मतलब लेगा। हाँ 84 साल के ऊपर तो क्या बोले, तो निकल ले अब तो। अब इसने एक फोटो भी लाई थी, जो इंडियन साइंस कांग्रेस हुआ था, मोदी जी ने इसको एक मेडल पहनाया था, तो फोटो भी लाया था, मतलब ना अष्टांग प्रणाम करने के लिए। सब मैं तो बच्चा हूँ, आप तो मेरे गले में मेडल डालते थे, आप बड़े लोग हो, मैं तो छोटा आदमी हूँ, वो लाया था साथ। वो मोदी जी को गिफ्ट भी किया इसने। दूसरी चीज इसको मोदी जी ने बोला भाई देखो इस पे तो हम शेख हसीना पे कोई बात नहीं हुई, विक्रम मिश्री जी का भी स्टेटमेंट आया था। दूसरी बात इससे बात हुई, देख भाई तुम्हारे यहाँ हिंदुओं का पतन हो रहा, उत्पीड़न हो रहा और माइनॉरिटीज का उत्पीड़न हो रहा, जिसपे यूनिस मियां कहते हैं कि जी ये फेक न्यूज है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप अपने यहाँ जर्नलिस्ट भेज दो, हमारे हमारे तो सब ठीक है। देखिए सफेद झूठ बोल रहा। तीसरी बात, एक शेख हसीना वाली होगी, माइनॉरिटीज की होगी। तीसरी बात कह रहा है कि जी
मेरे यहाँ पे आप जो है मेरे साथ कॉपरेशन करो। इसकी दिक्कत क्या है? दिक्कत इसकी है, भारत जो भी बात कर रहा संजय सर अभी भी या पहले भी फौज से करता है, फौज से हमारे अच्छे संबंध है, फौज से हमारा अच्छा हिसाब किताब है। तो ये कह रहा आप मुझसे थोड़ी बातचीत करो, मेरे को थोड़ा लेजिटिमाइज करो, और जो अमेरिका में आपके दोस्त बैठे हैं ट्रम्प, उनको थोड़ा बहुत मेरे लिए थोड़ी बहुत सहानुभूति पैदा करो, ताकि मुझे अमेरिका में कोई जाने पहचाने। और मेरी एक अकेली बेटी है, या वो अमेरिका में रहती बेचारी, वो भी परेशान हो रही। तो सर आप थोड़ा, जरूरी है। हाँ तभी तो परेशान हो रही ना सर। अब पी के गाड़ी चला वो तो हमारे, वो तो परेशान होगी। तो उसने बोला भाई ये मेरे काम है। और ये एक और चीज कह रहा है, मतलब कह रहा है कि भाई आप मुझे ये सारे काम करो। और मोदी जी ने इसे कहा, बोला तीसरी चीज, बोला बेटा ये फालतू की बातें करके ना, जो तू ये रेटोरिक बोल के, ये जो तू थिंग्स को विशेट कर रहा, ये मत कर, ये तेरे को आखिरी चेतावनी। क्योंकि जो उसने नॉर्थ ईस्ट वाली बात की थी, जो उसने फालतूगिरी की थी, कह रहा ये काम मत कर, ये तेरी आखिरी चेतावनी, अगर ये तू करेगा तेरी हालत खराब है। अब ये जो गार्डियन एंजल वाली, ये जो कह रहा था सी गार्डियन, इसके विषय में जरा मैं हमारे दर्शकों को एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं। अगर आप ये देखेंगे, मैं आपको एक ये फोन पे दिखाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास अभी ये है नहीं। ये आपको एक चीज मैं दिखाऊं, ये है सर मोटा मोटा। अगर आप देखेंगे इस मैप में, यहाँ जो आपको छोटा सा हिस्सा दिखेगा, ये बांग्लादेश का इकोनॉमिक जोन है, राइट, जिसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। अगर भारत चाहेगा, इतना सा है, बाकी नीचे भारत है, यहाँ म्यांमार है, ऊपर भारत है। अगर भारत कल को और अंडमान वाला जो पूरा क्षेत्र है वो भी चारों तरफ हमारे है, इसको आधा कर देंगे हम। तो यूनिस जरा तू बात समझ ले, दिमाग वाली बात लगा, नक्शा देके इसलिए समझा तुझे। कल को हमने चाहा, अगर हमने एक छोटा सा डिवीजन कर दिया, जबकि तेरी सरकार में सारे लोग ढाका के हैं, तेरे सरकार में सारे लोग साउथ के, नॉर्थ का कोई नहीं है, नॉर्थ का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अगर कल को चिटगोंग हिल्स के आसपास को छोटा सा डिवीजन हो गया, तो तेरा, जिसको कहता है ना बांग्लादेश इज द ओनली गार्डियन टू द सी, तेरा सी में एक्सेस रह जाएगा। तेरा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हमारी बेंगलोर शहर से छोटा रह जाएगा, या मतलब मान लीजिए कोई भी हमारा कोस्टल टाउन है, उससे छोटा रह जाएगा। तो अरे चिटगांव के अलावा तो कोई दूसरा बड़ा पोर्ट भी नहीं है। वही तो कह रहा हूं मैं सर। तो मतलब औकात में रह के बात करनी चाहिए। और मोदी जी ने अच्छी तरह समझे, बकवास बंद करना बंद कर, वरना बकवास करने लायक भी इसको नहीं छोड़ेंगे। बाकी देखिए, युद्ध का विकल्प हमेशा होता है, युद्ध हम अभी करना नहीं चाहते क्योंकि अभी प्रायोरिटीज और है, समस्याएं और है। बट मुझे लगता है इसको अच्छी तरह से समझा दिया गया है। और मोदी जी 1-to-1 तो मिले नहीं, इसकी तो बड़ी इच्छा थी 1-to-1 मिले, ताकि इसकी लेजिटिमेसी बने। उनके भी, हमारे भी लोग थे, उनके भी ग्रुप थे, ग्रुप में बात हुई, जायसवाल साहब की ब्रीफिंग आई, विक्रम मिश्री जी ने ब्रीफिंग दी है। तो मतलब अगर आप सम टोटल निकाले, तो इसको हिंदुओं और का शोषण उत्पीड़न के बारे में काम करना है। और मोदी जी ने एक बात कहा, हमारा संबंध बांग्लादेश के लोगों के साथ है। तो वहां इसको दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया। ये क्या कह चाहता था, मेरे थ्रू लेजिटिमेसी दो, मुझे बताओ, हम तेरे में थ्रू है। उसने कहा हमारा जो संबंध है और जो हमारा प्रकरण है, ये बांग्लादेश के लोगों के साथ है, इट इज नॉट विद यू। जिस लेजिटिमेसी को ढूंढता ढूंढता ये आया था, उसमें से कुछ नहीं मिला, दम की ओर मिली है। और अगर ये मैप के बारे में मैं जानता हूँ या मुझे पता है, तो मुझे लगता है बड़े लोगों को तो मेरे से ज्यादा पता होगा। तो उसको ये भी औकात बताया कि इतना तेरा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है बेटा, ज्यादा बोलेगा तो ये भी नहीं बचेगा। तो इसलिए मुन्ना औकात में रहो और ये हिंदुओं वाला सिस्टम ठीक करो। जबकि इसकी हिम्मत इतनी है, इतना बड़ा जिहादी है, कहता है जी ये सब फेक न्यूज है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं यहाँ पे। और बात, इसने एक और बात उठाई, कह रहा है जो शेख हसीना जी ने भारत में रह के भाषण दिए और ये वो बड़े प्रोवोकेटिव थे। तो उसमें भारत ने कहा, बोला देखो ऐसा है, वो उन्होंने अपने कार्डर को वो एड्रेस किया, प्रोवोकेशन नवोकेशन वो तुम्हारा विषय, देखना हमारा उससे कोई मतलब नहीं। इफ शी एड्रेसेस हर कार्डर वेयरएवर दे आर इन द वर्ल्ड, ठीक है, तो तुम्हें उसमें प्रोवोकेशन लगे तो उसमें हम यहाँ कोई वो क्या कहते हैं, वी आर नॉट सेलिंग हियर स्वीट कॉर्न सूप। तो जो उनका वक्तव्य जो कहना, और एक्स्ट्राडिक्शन के बारे में बात भी मत करना। तो ये जो चाइना से भी मिल के आया, तो इसका थोड़ा हवा पानी हाई है, पर इसको धमकी दी गई, इसको औकात में लाया गया। और खबर एक और आई है संजय सर, बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान मिलके कुछ एक ज्वाइंट इंटेल नेटवर्क और इंटेल शेयरिंग की कुछ बातें इनकी चल रही है। पर इनको ये नहीं पता कि इनके बांग्लादेश को 75% इंटेलिजेंस तो हम देते हैं। तुम्हारे पास इंटेलिजेंस गैदरिंग का मैकेनिज्म क्या, सारा इंटेलिजेंस तो हम देते हैं।
तुम उसमें थोड़ा लिपा पोती करके रंग वंग करके दिखा देते हो अपने माए बाप को। और यूनिस को ये भी नहीं पता, एक टेक्निकल पॉइंट यह है, बांग्लादेश की इंटेलिजेंस बांग्लादेश की फौज को रिपोर्ट करती है, वकरुल जमान को, वो पीएम को थोड़ी ना रिपोर्ट करते। तो यूनिस को तुझे मिलेगा क्या? अगर इंटेलिजेंस आ भी गई साथ तो वो फौज को बताएगी, फौज हमसे बात करता है, फौज हमारा हितैषी है, फौज हमारी बात मानता तुम्हारा। और इनके यहाँ जानते हो इस्लामी मुल्कों में फौज कब बगावत कर दे, कब इसका भुट्टो बना दे या कब इसका इमरान खान बना दे, दो मॉडल है सर। फांसी पे चढ़ा दिया तो भुट्टो, जेल में डाल दिया तो इमरान खान। अब इसका इमरान खान बनाए, इसको भुट्टो बनाए, कब बनाए हमें क्या पता। मतलब अगर जरूरत से ज्यादा आदमी कूदता है तो जरूरत नहीं हम युद्ध ही करें, उनके सिस्टम को यूज करके, उनकी चीजों को यूज करके भी उनकी सेटलमेंट हो सकती है। तो ये यूनिस को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए, फौज किसकी बात मानती है, फौज कहाँ सजदा करती है, फौज किसको सलाम करती है तुम्हारी, ये तुम्हें समझना चाहिए। और बांग्लादेश की फौज ने बगावत की, बांग्लादेश की फौज ने सत्ता को पे काबिज हुई है, पहली बार नहीं हुआ है। और वकरुल जमान के पुराने स्टेटमेंट देखेंगे सर, उसने कहा कि मैं पॉलिटिशियनों को कह रहा हूं काम करो अन्यथा हमें आना पड़ेगा। यही स्टेटमेंट पाकिस्तान की फौज एक टाइम में देती थी बिफोर द टेक ओवर, वही स्टेटमेंट हमें बांग्लादेश से देखने को मिल रहे हैं। अब इसके हित में एक बात है, ये जो भारत और चाइना के बीच जो टैंगो चलाना चाहता है ना, इसके हित में एक बात है, अगर इसको जिंदा रहना है, अगर इसकी आने वाली नस्लों को मुसलमान ही बना रहना, उगर नहीं बनना, उगर जैसा हालत नहीं करनी, तो इसको चीनियों को तो भूलना पड़ेगा। अगर चाइना आएगा, जो उन्होंने जिनजियान में किया वही यहाँ बांग्लादेश में भी करेगा। देखिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जिनजियान में तो दे आर फोर्सिबली बेडिंग उगर मुस्लिम वाइफ्स, पीएलए सोल्जर्स फोर्सिबली जाते हैं, कहते हैं हमें डीएनए चेंज करना है। मुल्ले मौलानों के साथ क्या किया, महिलाओं के साथ क्या किया, मस्जिदें उतार दी, मस्जिदें डिसमेंटल करके वहां टॉयलेट बना दिए चीन ने। और चाइना तो कहता है कि ये इस्लाम इज अ मेंटल सिकनेस, मेंटल डिजीज कहता है इसको। तो अगर ये उसी चाइना के साथ उठना बैठना चाहता है, जो उनका तो एक ही मॉडल है, जिनजियान मॉडल, तो जिनजियान मॉडल यहाँ इंप्लीमेंट हो जाएगा। वो यूनिस को देखना है क्या करना है क्या नहीं करना। बाकी हिंदुओं की बात रही, पुश कम्स टू शव, हिंदू देश का विकल्प और ऑप्शन हमेशा खुला है और हमेशा रहेगा। बाकी ये हिजबुल तहरीर वाले लोंडे वोंडे जितने भी है, ये कुछ नहीं है। जिस दिन इनकी फौज आगे काम करने में, सबका सॉफ्टवेयर एक साथ अपग्रेड कर देगी और फौज को पता है जिंदगी कहाँ है, गुलामी कहाँ है। जिंदगी है अगर आप भारत को सलाम करते रहो, गुलामी है चाइना के आप जाके गोद में बैठ जाओ। इनको सब पता है और चाइना को पता है कि बांग्लादेश से कुछ ज्यादा मिलना है नहीं। और यहाँ मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना चाहता हूँ, चाइना को ये भी पता है ना कि भाई ये क्या करेगा, ये इसकी कुल मिलाकर 4,347 किलोमीटर की बाउंड्री है, बिल्कुल सर, जिसमें से 4,076 भारत के साथ है और 271 म्यांमार के साथ, म्यांमार के साथ है, जिस पर अराकान आर्मी ने कब्जा किया हुआ है। करेक्ट। तो उनको पता है कि अगर हम यहाँ गए तो हम तो फंस जाएंगे। और भारत जब चाहेगा तब अपनी हमारी डिलीवरी टाइट कर देगा। अराकान और ये आर्मी जो भी, जिस बैराज की बात कर रहे हैं, ये भी अभी देखिए, मैं एक हमारे भारत की एक्स एम्बेसडर है, लेडी बांग्लादेश में थी, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि भैया हमारे जो हैं आपके चिटगांव पोर्ट के इस्तेमाल को लेके आपसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं। जी, तो इफ यू प्लान टू गो बैक ऑन दोज फैक्ट्स, तो भैया राइपेरियन राइट्स के बारे में भूल जाओ। वीना सिगरी जी की बात कर रहे हैं। हाँ, वीना वीना सिकरी जी सिगरी, का, हाँ, जी, वीना सिकरी जी का ये स्टेटमेंट आया। तो राइपेरियन राइट्स भूल जाओ, ये तो मिनिमम चीज़ है। बाकी जो मिनिमम, बाकी जो है वो काट-छाट जो है, वो चिकन नेक को चिकन चेस्ट बनाना, और वो हाँ, चिटगांव वाला जो है वो छोटा उनका जो, और भी फेनी के कितना पास सा, वाला जो उनका इनका जो नेक नेक है, उसको वो करना, तो उसमें तो कहीं किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक बात। दूसरी बात, ये जो कह रहे हैं कि साहब कि हम तीस्ता पे ये करेंगे, तीस्ता पे वो करेंगे, मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई भारत ने एक बैराज पहले ही बना रखा है। जलपाईगुड़ी जिले में भारत का बैराज बना हुआ है। अब भारत उस बैराज से पानी छोड़ेगा तब आपको मिलेगा। अच्छा, आपने ऐसा नहीं है कि बैराज नहीं बना रखा, आपने भी तीस्ता बैराज बना रखा है बॉर्डर के जस्ट आगे।
बॉर्डर के जस्ट आगे तीस्ता बैराज का बना हुआ है। बैराज ही बन सकता है वहां पे, जिस तरह की ट्रेन है उसमें बैराज ही बन सकता है, डैम तो बन नहीं सकता। डैम अब तो तीस्ता का फिर भारत ऊपर बना लेगा। वो पता है, तीस्ता रिवर जहां से आ रही है पहाड़ों में से, तो वहां बन जाएगा आराम से डैम। इनको इनको इनके सर एक संजय सर एक बहुत इनको भ्रांति है चाइना को लेके। मैं आपको दो चीज यहाँ बता दूं। जो पाकिस्तान जैसे इन्होंने अभी इनको कुछ लगता टाइम, है कि भारत चाइना से डरता है, जबकि है उल्टा। हाँ, है उल्टा। जबकि इनको लगा लास्ट टाइम, देखिए इन्होंने बोला जी लास्ट टाइम जो फ्लड आई बांग्लादेश में, बोला जी ये भारत ने पानी छोड़ दिया उसके कारण आई। जबकि ये सब बकवास है। अगर तुम्हें तब लगता था यूनेस्को भारत के मात्र पानी छोड़ने से तुम्हारे यहाँ फ्लड आएगी, तो भैया चाइना के साथ हिटकोले करके और रंगरेलियां करके तो तुम्हारा तो पता नहीं क्या हाल होगा, पहली बात। दूसरी बात, ये चाइना की बात कर रहे थे, ये बताइए आप, जो पाकिस्तान में 2-3 साल पहले बाढ़ आई सर, 42 डैम टूटे थे। 42 डैम क्यों टूटे सर? ये सारे कॉन्ट्रैक्ट मिले थे एफडब्ल्यूओ को, फॉरवर्ड वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन। फॉरवर्ड वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन ने कॉन्ट्रैक्ट किसको दिए? ये उसी चाइनीज कंपनी को दिए जिसने अभी पीछे म्यांमार में भूचाल आया तो थाईलैंड में और उस पूरे क्षेत्र में एक बिल्डिंग गिरी थी जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन थी, 5 सेकंड में गिरी, पहले 5 सेकंड में ही गिर गई। वो चाइना की वही कंपनी बना रही थी। पाकिस्तान के पूरे 42 डैम और जो थाईलैंड की सीएजी की बिल्डिंग गिरी मात्र 5 सेकंड में, सेम चाइना का रेल कॉर्पोरेशन बना रहा था। तो भैया चाइना की कंस्ट्रक्शन इतनी जबरदस्त है, खासकर फॉरेन कंट्रियों में। पाकिस्तान 2-3 साल पहले जो बाढ़ में डूबा, कर्सी चाइना, क्योंकि सारे बांध टूट गए। और ये जो थाईलैंड में कांड हुआ, पूरे अर्थक्वेक में पूरे क्षेत्र में एक बिल्डिंग गिरती है और वही चाइना बना रहा था। ये उनकी औकात है। अगर तुम उनसे बांध बनवाओगे तो भैया डूबोगे खुद। तो हमारा क्या कर होगा क्या नहीं होगा, पहले देखो तुम्हारा जो कंट्री है पहले वो डूबे। ये बातें करेक्ट। समझनी चाहिए। ये इनको तो ये बातें समझनी चाहिए कि ये सब बचपने वाली बातें इस यूनिस की। और ये पाकिस्तान से हथियार वथियार मंगाए थे, ये सस्टेनेबल नहीं है। पाकिस्तान की अपनी हालत खराब है, पाकिस्तान तुम्हें क्या देगा? और यहाँ पे क्योंकि ये जो आज यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। इनको यूनिस को एक चीज नहीं पता, चलो मैं बता देता हूँ, शायद नोबेल लॉरेट्स को कम ज्ञान होता है। मैंने कहा भाई तुमको ये जो लास्ट टाइम इसने क्या किया, शेख हसीना ने, ये चाइना के पास गई। चाइना के साथ करीब करीब इनका 12 से 15 बिलियन डॉलर 12 से 15 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट था, जो लास्ट आंकड़े आए थे ट्रेड डेफिसिट। तो शी जिनपिंग ने क्या लॉलीपॉप खिलाया, बोला ऐसा करो जो भी तुम्हारे यहाँ से मेरे को आएगा मैं उस पर टैक्स ही नहीं लगाऊंगा। तो बड़ा खुश हो गए। मैंने गणित लगाई कि ये एक्सपोर्ट कितना करते हैं चाइना को, 1 बिलियन, 1 बिलियन से भी कम। माना 1 बिलियन पे टैक्स नहीं लगा, 15 की जगह 14 बिलियन का डेफिसिट आएगा। पैसा कहां से आता था? पैसा आता था सर, इनका अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस होता था, 15-18 बिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस। अभी अमेरिका ने जो टैरिफ लगाए इन पे, वो जो पैसा अमेरिका से आता था वो भी गया। वो जो ये माल कमाते थे अमेरिका से अपनी अपैरल इंडस्ट्री वगैरह से, वो भी गया। तो मतलब चाइना के साथ व्यापार करके 15 बिलियन डूबे हो, अमेरिका के साथ व्यापार करके 10-15 बिलियन कमाते थे, टैरिफ लगने के बाद वो भी गया। इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। इसे कहते हैं जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। यही काम किया तुमने। अगर तुम ये हरकतें नहीं करते, शायद अमेरिका तुम पे थोड़ा कंसिडरेट रहता। अब यूनिस ये बताए कि दो को खिलाएगा कहां से? अब भी तुम्हारी 40% जनता मेल न्यूट्रिशन है, एज पर यूर रिकॉर्ड्स ओनली। पहले तो 80% होती थी, 40% है। इस कुपोषित जनता को, इस कुपोषित आर्मी को, इन कुपोषित जहादियों को खिलाओगे कहां से? पैसा कहां से आएगा? अमेरिका से जो ट्रेड सरप्लस आना था वो आएगा नहीं। और इनफैक्ट जो गारमेंट्स का मार्केट है संजय सर, अपैरल्स का, ये हमारे लिए खुल गया, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि वियतनाम पे 46% टैरिफ लगा है, इन पे शायद 25-30% टैरिफ लगा है। हमारे लिए तो ये बहुत बढ़िया मार्केट खुल गया। इवन सिंगापुर पे 10% लगा, क्योंकि ट्रंप के टैरिफ के बाद इनकी हालत और भी पतली हो रही है और भी खराब हो रही है। बांग्लादेश में आप देखिए, 15-20 दिन पहले लोग सड़कों पे आए थे और उन्होंने कहा यार ये फैक्ट्रियां खोलो, कारखाने चालू करो। साहब हम खाएंगे कहाँ से? ये जो बिजली का बिल भरना, बच्चों को स्कूल भेजना, कहाँ से भेजेंगे? और आप जानते कि इस्लामिक तंत्र में लोगों को गरीब रखना इसलिए जरूरी है ताकि मुल्ले मौलानाओं की चले, हलाला का बिजनेस चलता रहे, हलाल और हलाला ही चलता रहे, और लोग अनपढ़ हो, मजबूर हो, ताकि मुल्ले मौलानाओं के थ्रू आर्मी और शासन प्रशासन राज करे। ये जो बांग्लादेश की तरक्की हो रही थी, इसको यूनिस ने वापस कर दिया है।
अगर इतिहास लिखा जाएगा ये बांग्लादेश का सबसे बड़ा डिजास्टर है। अभी नंबर निकलेंगे यूनिस के पहले और यूनिस के बाद, जब आंकड़ों को देखा जाएगा, इसने बांग्लादेश को 10 साल पीछे तो कर दिया। इसके और इसके पट्टों ने, हिजबुल तहरीर वालों ने, वो हसनैत ने और नाहिद इस्लाम जैसे जितने भी आतंकवादी इन्होंने पाल रखे हैं, बांग्लादेश को 10 साल पीछे कर दिया। हाँ, अब बांग्लादेश को ये पाकिस्तान पे रोकना चाहिए, अफगानिस्तान पे रोकना चाहिए, तो इनको डिसाइड करना है, पाकिस्तान या अफगानिस्तान, नहीं तो सोमालिया, सूडान। मतलब ये संजय सर इनको डिसाइड करना है ये कहाँ रोकना चाहते हैं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू ये डिसाइड। भी तो कहा ना कि इलीगल्स को भेजना बंद करो। बाय द वे, कल इसने एक स्टंट मारा वहां थाईलैंड में, कहता है म्यांमार को, देखो बिम्स्टेक में अगर तुमने अपने रोहिंग्या वापस ले लिया तो मैं बांग्लादेशों से बात नहीं करेगा। तो म्यांमार ने कहा हमें बात करने की आवश्यकता क्या, तुझसे मत कर बात। जब मत कर बात, हम तुझसे बात ही नहीं करना चाहते, हम नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे रोहिंग्या को वापस। तो ये ओवरऑल विद देयर पॉपुलेशन ग्रोथ और जो वहां चीजें हो रही है, विद अराकान्स आर्मी ऑन देयर डोरस्टेप, 3 साइड से हमने घेर रखा है, इतना सा इकोनॉमिक जोन है। मैं समझ नहीं आ रहा ये चाइना के साथ ये जो आंख मिचौली कर रहा है, ये कर क्या रहा है? व्हाट इज बांग्लादेश गोइंग टू गेन आउट ऑफ इट? कुछ नहीं मिलने वाला सर। हकीकत ये है, आर्मी की भी एक धैर्य की सीमा है। जिस दिन आर्मी को लगा ये आदमी बिल्कुल ही हाथ से गया, दे विल आल्सो डू देयर व्हाट दे हैव टू डू। क्योंकि पीछे तो आए थे ना कू करने, तब ये थोड़ा बैकफुट पे चला गया था। अपने लिए इसने इवैक्यूएशन टीम और जहाज तो रेडी कर रखा है कि जब मुझे भागना पड़ेगा मैं भाग जाऊंगा। बट बांग्लादेश बद से बदतर होगा। कहानी में उनको अब भी यही कहता हूँ, बांग्लादेश वो भी अमेरिकन मेड जहाज है शायद, सुना मैंने। हाँ, उसमें भी कोई स्विच विच है, वो कहीं डिसेबल हो गया तो और प्रॉब्लम हो जाए। ये जबरदस्त। इसकी ब्लैक वाटर की टीम है ना सर, एरिक प्रिंस से टीम ली है इसने, और जहाज उसका लिया है कि भाई जब जरूरत पड़ेगी मुझे यहाँ से निकाल लेना। और बाकी अगर इसको लगता है कि ये निकलने पे इसको चाइना रख लेगा, चाइना भी नहीं रखेगा। ये जाएगा थाईलैंड या जाएगा मलेशिया या म्यांमार भी जा सकता है, 2-3, पर चाइना भी इसको अपने अंदर नहीं आने देगा। ये भी इसको क्लियर समझना पड़ेगा। इसके पास मोदी जी पाकिस्तान जाएगा ना। पाकिस्तान क्या करेगा सर इसका? पाकिस्तान के लिए ये तब तक वैल्यूबल है जब तक ये वहां बैठा है। जिस दिन ये निकल गया, पाकिस्तान तो आजकल अपने फौजियों की लाशें नहीं उठाता। पाकिस्तान इसे डॉलर ले लेगा ना, इसके पास बहुत डॉलर है। जो कुछ बचा कुछ वगैरह लाए यहाँ निकाल। अच्छा, इमरान खान के साथ ही बंद कर लेंगे इसको, मतलब इमरान खान वाले बाजू वाले सेल में बंद कर देंगे, खर्चा भी बच जाएगा। सर ये आदमी मेरे हिसाब से, अगर ये मोदी जी के पैरों में गिर के माफी मांग के अष्टांग प्रणाम कर ले, बोले सर माफ कर लो, और ये हिंदुओं वाला सिस्टम अपने आप तुरंत ठीक ना करे, मैं कह रहा हूँ बांग्लादेश का लॉन्ग रन में कोई सर्वाइवल नहीं है। 2 साल, 4 साल, 5 साल, दे विल बिकम वर्स देन पाकिस्तान, अफगानिस्तान, एंड दे विल गो टू रवांडा, मतलब सूडान, सोमालिया के रास्ते पर ये चल पड़ेंगे। इनका कोई विकल्प नहीं है। पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं होता, इनको समझना पड़ेगा। इस्लाम में आप कह सकते हो इंशाल्लाह, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बीच में कोई भी स्टोरी फिक्स कर दो, बट अल्टीमेटली रियलिटी देखिए किसी भी मुसलमान कंट्री आप देखिए तो 3 चीज होते हैं, इंशाल्लाह, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बीच में कुछ भी फिट कर दो। ये तो पाकिस्तानियों ने दुनिया को फॉर्मूला दिया ना, इन 3 लफ्जों के बीच में कुछ भी फिट कर दो। अगर तीनों का सम टोटल निकालेंगे, हमने तो कुछ नहीं कहा, जो करेंगे अल्लाह करेंगे, हम तो कुछ नहीं करेंगे। मतलब इसका ये निकलता है। तो बांग्लादेश सर, मुझे लगता है कि इसको कल मैसेज मिल गया है। मोदी जी से बड़ी मिलने की आरजू थी, समझा दिया, बता दिया, 1 to 1 समझा दिया। अब समझदार होगा तो समझेगा, वरना जो प्रभु की इच्छा, फिर तो जो हमें करना करेंगे, जब करना करेंगे। जी। और ये ट्रम्प बाबू ने क्या इलाज कर दिया सभी का? भारत वाले तो बड़े खुश हो रहे हैं, मैंने देखा। सर इसको थोड़ा विस्तार से समझेंगे। देखिए, जो ट्रम्प की इकोनॉमी है, ये संजय सर 3 ट्रिलियन का इंपोर्ट करता है, 2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करता है। तो इसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट में 1 ट्रिलियन का डेफिसिट है। सबसे पहले ट्रम्प ने कहा कि देखिए, अगर आप उसकी इकोनॉमी देखिए, 29 जो हाईली लेवरेज्ड है, डेट ऑल टाइम हाई चला गया। हर 1 सेकंड में $1 लाख का बढ़ रहा है डेट, यूं 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ऐसा उसका डेट बढ़ रहा है। 29 ट्रिलियन तक उसका डेट पहुंच चुका है, जो बहुत ज्यादा लेवरेज, और ज्यादा है, 36 ट्रिलियन है। $36 ट्रिलियन पे उसका डेट पहुंच चुका है। बहुत ज्यादा लेवरेज इकोनॉमी, इससे ज्यादा वो झेल नहीं पाएगा। अब विद एवरी सेकंड यू आर पुटिंग $1 $1 $1 लाख,
और करीब 3 महीने में $1 ट्रिलियन का डेट बढ़ रहा। अब ट्रंप को चाहिए कुछ $1 ट्रिलियन के इंजेक्शन। उसने 3-4 चीजें की है। सबसे पहले उसने $1 ट्रिलियन मंगाया एमबीएस से, हफ्ता प्रोटेक्शन मनी एमबीएस से $1 ट्रिलियन की व्यवस्था कर ली। दूसरा, एलॉन मस्क ने कहा भाई मैं 1.5 ट्रिलियन तेरा यूएसएड ये डॉज वगैरह के थ्रू बचा दूंगा। 2 ट्रिलियन की यहाँ व्यवस्था हो गई। तीसरा उसने निकाला ये गोल्डन वीजा। ज्यूइश लॉबी ने कहा 2-3-4 ट्रिलियन से हम लाके देंगे, 4,000 ज्यूज पेइंग 1 बिलियन इज नॉट अ बिग डील, आपके पास 4-5 ट्रिलियन आ जाएगा। बाकी अपना ज़ेलेंस्की से कैसे $500 बिलियन के रेयर अर्थ्स लेना, ऐसे उसने कई सारे प्रावधान किए। तो $5-8 ट्रिलियन का ट्रंप ने व्यवस्था की है। अब ट्रंप के दिमाग में जो है कह रहा है जो मेरा 1 ट्रिलियन का डेफिसिट है पहले तो मुझे उसको सेटल करना है, 1 ट्रिलियन यहां से आएगा। दूसरा, ट्रंप का माइंडसेट जो ट्रंप ने खुद कहा था कैंपेन में कि भाई जो अमेरिका सबसे रिच था वो था स्टार्टिंग 90s में और एंडिंग 80s में। क्यों? तब अमेरिका ने सब पे टैरिफ लगाया था, पैसा इतना था कि हम अमेरिका सोचता था इसका करे क्या, कह रहे जो सड़कें एयरपोर्ट वेयरपोर्ट बनाए उसी के पैसे से बने हैं। आज की परिस्थिति है अगर आज आपको उनको रिवैम्प करना, आपके पास 15 से 17 ट्रिलियन डॉलर का खर्च है अमेरिका के इंफ्रा को रिवैम्प करने के लिए, अमेरिका के पास है नहीं, इतना छप भी नहीं सकता। तो ट्रंप को पता कि परिस्थिति कहां है। अब ये टैरिफ्स के माध्यम से वही गोल्डन टाइम, वही गोल्डन चीज को वापस लाना चाहता है। ये कहता है जी हमने लोगों, अमेरिकन लोगों ने 50 साल से टैक्स दिया, कोई पाकिस्तान में गया, कोई सोमालिया गया, कोई सूडान गया, कोई यूएसएड के थ्रू गाजा पहुंच गया। बाय द वे 7 अक्टूबर 2023 के बाद बाइडेन ने 3.2 या $3.3 बिलियन गाजा भेजे थे यूएसएड के थ्रू 7 अक्टूबर 2023 के बाद। अब इसको ये रोकना चाहता है, कहता है भाई मुझे इसको रोकना, तो इसको टैरिफ का आइडिया है। कहता है एक तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैलेंस होगा और मेरे को वाला टैरिफ से आई विल बैलेंस माय इकोनॉमी। इससे क्या होगा, इससे अमेरिकन इंडस्ट्री को एक चांस मिलेगा, अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग को एक चांस मिलेगा। और पहले इसने एक बहुत क्लियर स्टेटमेंट, अगर आपको याद होगा संजय सर, इसने कहा था मुझे दुनिया में ऑयल बैरल का प्राइस $67 चाहिए। क्यों? अगर ये टैरिफ लगाऊं $67 पे ऑयल लाऊं तब अमेरिका विल हैव अ चांस टू रिजनरेट, टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग, टू गेट द जॉब्स बैक। और मेन निशाने पे इसके है चीन। अब 3-4 कंट्रियों की बात करेंगे तो ब्रेंट तो 65 पे आ गया। हाँ 67 का इसका टारगेट था ना, कह रहे 67 से ऊपर। और नाइमेक्स तो 62 पे चल रहा है। बहुत बढ़िया। इसने कहा भाई इससे ज्यादा नहीं हो सकता दुनिया। तो अब यहां में देखिए इसके निशाने पे 4-5 मुल्क थे। सबसे पहले जब चाइना था सर, ओबामा था, बरकत हुसैन ओबामा पूरा नाम, उसने चाइना को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया। 2.5% इन पे ड्यूटी लगती थी मात्र। चाइना ने उन 8 सालों में मतलब ना नोट पाड़े, मतलब लिटरली दे प्रिंटेड द मनी। अब जब ट्रंप आए तो इसने पहले टर्म में इन पे करीब करीब 24% टैरिफ लगाया, कहीं पे 14, कहीं पे 24। एमएफएन स्टेटस हटाया, तो एवरेज मान लीजिए 20% का टैरिफ चाइना पे पहली टर्म में लगा के गया। अब इसने कैंपेन में बोला भाई ऐसा देखो, मैं चाइना के पे 60% टैरिफ लगाऊंगा। तो मुझे लगता था ये पीटीएनआर स्टेटस रिवोक करेगा, उसमें से 8% आ जाएगा। फिर इसने क्या चालाकी की, फिर जब इस टर्म में आया तो 20% और लगाया, कितना हुआ 40। अभी लगाया 36, तो 40 और 36 76% टैरिफ, 76% टैरिफ, और नया टैरिफ लगभग वो 60% आ गया। अब 76% टैरिफ में चाइना की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट की कमर टूटेगी। और चाइना कह रहा है मैं रेट्रोस्पेक्टिव टैरिफ लगाऊं, अमेरिका को ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। और पैरेलली क्या कर रहा है ये लोग को, हमारे भाइयों को समझना जरूरी है, बहनों को। पैरेलली भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है जो लास्ट स्टेजेस पे, और जिसके अनुसार 2030 तक हमारा म्यूचुअल जो व्यापार होगा $500 बिलियन होगा। मतलब ऐसा तो नहीं कि चाइना को 600 देंगे यहाँ भी 500 करेंगे, मतलब जो चाइना से हटेगा लगभग यहाँ आने का उसका प्रावधान इसने बना लिया। अब जब लास्ट टाइम 20% टैरिफ लगा था चाइना पे सर, 15 करोड़ नौकरियां चाइना में लगभग गई थी। अब देखिए 20 के ऊपर और 36, तो 76% टैरिफ पे चाइना की मैन्युफैक्चरिंग कहां जाएगी, कितना वाइबल रहेगा। अब मैं ये रिमोट बनाता हूं, मान लीजिए एक रिमोट मैं भारत में बनाता हूं, मेरे पे 26% टैरिफ लगा, तो यही रिमोट अगर चाइना में बनता तो उसको 76% टैरिफ देना है। अगर वो उसका कॉस्ट हमसे 20-30% नीचे भी है तब भी वो अनवाइबल हो गया। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी विंडो खुल गई है। सप्लाई चेन्स को इसने हिला दिया कि आप डिलिंकिंग ऑफ सप्लाई चेन्स की बात करते थे, सप्लाई चेन्स को हिला दिया। और दूसरी बात, जैसे अब चाइना के बाद हम बात करेंगे वियतनाम की। वियतनाम का पे है 46% टैरिफ। वियतनाम का संजय सर, अब ये अगर आप वियतनाम की बात करें, वियतनाम में 46% टैरिफ लगाया है।
वियतनाम का सर जो जीडीपी है उसका 25% हिस्सा आता है अमेरिका को एक्सपोर्ट करके, तो 46% टैरिफ पे वियतनाम की तो लग गई वाट। 25% उनका जीडीपी खतरे में आ गया। क्यों? वियतनाम को जो नया जनरल सेक्रेटरी बना, ये सबसे पहले चाइना गया, चाइना से मिलने गया। शी जिनपिंग जब लास्ट जनरल सेक्रेटरी मरा था वियतनाम का, तो उसके उसमें डेथ पे आया और वो मेमोरेंडम जो बुक होती है उस पर साइन वाइन किया था। इसीलिए जो वियतनाम ने क्या किया, जो चाइना की कंपनियों पे टैरिफ लगा था, वियतनाम ने अपने यहाँ उनको खोला और मेड इन वियतनाम का थप्पा लगा लगा के अमेरिका को चूना लगाने की कोशिश की। उससे किलस के ट्रंप ने अब उस पर 46% टैरिफ लगाया, 46% टैरिफ लगा दिया उन पे, ताकि वो कहानी खत्म हो जाए। तो वियतनाम की तो लग गई इस पे वाट, 46% टैरिफ लग गया। अब आप पाकिस्तान का देखिए, पाकिस्तान भी करीब 26-27% लगा है। पाकिस्तान का जो थोड़ा बोड़ा एक्सपोर्ट था वो गया। भारत पे जो टैरिफ लगा है, भारत में ट्रंप ने दवाइयों पे टैरिफ नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि 30% दवाइयां तो अमेरिका ही जाती है, 50% जेनरिक ड्रग्स भारत से जाते हैं अमेरिका, तो दवाइयों को छोड़ दिया उसने। अब जो हमारे सेक्टर्स मेनली इंपैक्टेड होंगे, सबसे ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स। बट अगर आप देखेंगे वियतनाम, अच्छा सिंगापुर पे 10% टैरिफ लगाया, ताइवान पे 32% टैरिफ लगाया है। अगर हम देखें, और थाईलैंड पे भी लगाया कुछ, थाईलैंड का आई एम नॉट श्योर। तो अगर आप अपने हाँ आसपास 36। हाँ, अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो मुझे लगता है हमारे लिए अपॉर्चुनिटी खुली है, क्योंकि टैरिफ हमें तब हिट करता अगर केवल हम पे लगता। अगर सब पे लग रहा है, डिलिंकिंग ऑफ सप्लाई चेन्स हो गया, आपके लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जिस चाइना के खासतौर से चाइना पे जो 54% और सर टोटल इम्पैक्ट जो है वो 76% टैरिफ हमारे लिए तो बल्ले बल्ले। मैं तो कह रहा हूँ ये तो मतलब प्रभु की अनुकंपा है, हमें ये अब ऑप्शन मिल रहा है और हमें इस ऑप्शन को फटाफट लपकना चाहिए। और जो बीटीए हमारा हो रहा है ट्रेड एग्रीमेंट, उसमें 500 बिलियन का ट्रेड आप थोड़ी ना करोगे 4 साल में, जब तो कोई बहुत बड़ी चेंजेस नहीं आएंगे। वियतनाम आपका कंपटीटर था, आउट। थाईलैंड आउट, ताइवान आउट, चाइना आउट। अब बताइए एशिया में इनको छोड़ के कौन भारत से कंपीट कर सकता? कोई है ही नहीं। फिलहाल मैक्सिको और कनाडा को छोड़ रखा है, क्योंकि अगर उनको बोला था बेटा सुधर जाओ, हाँ दोबारा भी नहीं। हमारा यूनुस चूचू हमारा कंपटीटर था ना। यूनिस तो सर, ये तो यूनिस तो वो था ना, जब जब वो बस चलती है ना, वो एक लड़का होता है ना, कहता सर पीछे लाओ 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 लाओ, आन दो आन दो आन दो। वो तो वो है, कंडक्टर है। कंडक्टर का भी स्टैंड, कहता चल गाड़ी रिवर्स हो रही, पीछे देख कितना जाए। यूनिस की तो औकात वो है। यूनिस का एक ही इंडस्ट्री थी सर, उसकी इंडस्ट्री थी गारमेंट। यूनिस पे टैरिफ लगने का मतलब है वो गारमेंट भी अब हमारे पास आएगा। कहां से जाता था अमेरिका में गारमेंट? एक चाइना से जाता था, एक वियतनाम से जाता था, एक बांग्लादेश से जाता था। तीनों पे इतना टैरिफ लगा है। मैं कह रहा हूं जो हमारे एक्सपोर्टर भाई है उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अभी उठाओ, लपको इसको, क्योंकि कॉटन आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, आप कर सकते हो। और ये ना वियतनाम कंपीट कर पाएगा ना बांग्लादेश। चाइना की तो खैर बाटी लग गई। चाइना जो काम करता था सर 5-4-5% के मार्जिन पे करता था, और वो जो उनकी ऐप सी टेमो और उसके थ्रू करता था। टेमो वेमो पे तो ऑलरेडी ट्रम्प ने बैन लगा दिया। और अब ये जो किया है, मुझे लगता है ये हमारे लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दी है। और हमारा जो थोड़ा बहुत इंपैक्ट आएगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स में आएगा, उसके अलावा टेक्स्ट, थोड़ा जेम्स एंड ज्वेलरी में आएगा। बट जेम्स एंड ज्वेलरी में आपका कंपटीटर ही नहीं है सर दुनिया में, कौन आपसे कंपीट करता? कोई नहीं करेगा। और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इंपैक्ट इसलिए नहीं आएगा बिकॉज चाइना में जो सप्लाई चेन हिलेगी, जो सारा हिलेगा, अगर हम 26% टैरिफ देंगे भी तब भी हम सस्ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दे दो। ताइवान पे 32% है, चाइना पे 76% है। और जो ताइवान और जो चाइना रूट करता था वियतनाम का, मैक्सिको और कनाडा का, वो तीनों दरवाजे 2 नंबर के बंद कर दिए। तो ये तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगर आप इसका एनालिसिस करें और आप मूडी की बात करें, आप एसएनपी की बात करें, आप निमोरा की बात करें, किसी की भी बात करें संजय सर, उन्होंने कहा है इंडिया विल बी स्टिल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। इंडिया इज द मोस्ट इंसुलेटेड इकोनॉमी इन एशिया इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ दिस। ये भी वो कह चुके हैं, कोट अनकोट कह चुके हैं। तो मुझे लगता है हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है अगर हम इसको एनकैश करें, क्योंकि पीछे ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह तो ऑलमोस्ट फाइनल ही है। वो पता नहीं कब अनाउंस होगा। छोटे कॉमा जो है, कॉमा और बिंदु है उसमें बाकी है, वो करते ही हमारा ये हो जाएगा। बाकी पाकिस्तान के इरादों पे पानी फिर गया। पाकिस्तान जो भी थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट करता था वो खत्म हो गया। बांग्लादेश खत्म, वियतनाम, चाइना सब गए। इट इज आवर एडवांटेज। एंड इस टैरिफ पे मुझे लगता है कि हमारे हाथ बहुत बड़ी चीज लगी है, एंड दिस इज आवर अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। और बाय द वे, कल जब ये टैरिफ का लड़ाई हुई थी, स्टॉक मार्केट वगैरह गिरे। कल ही निमोरो ने तो कह दिया कि इंडिया विल ओवरटेक जापान इन दिस ईयर, और बाय 2028, अब 30 की बात ही रही, 2028
इंडिया विल बी द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। कल उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, पहले तो 30 की बातें करते थे, अब तो 2028 की ऑफिशियल बातें होने लगी, और मुझे लगता है उससे जल्दी होंगे, मुझे लगता है उससे जल्दी होंगे। इसीलिए हम ये जो यूनिस वूनी जैसी मक्खियां हैं सर, इन पे हम ज्यादा वक्त और पैसा नहीं लगाना चाहते। यूनिस को सेटल करने के लिए उसका इंटरनल सिस्टम भी यूज किया जा सकता है, उसका इंटरनल सिस्टम भी यूज किया जा सकता है, युद्ध की कोई विशेष आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत लोग हैं बांग्लादेश में जो ये काम करना चाहेंगे और बहुत ही सस्ते में करना चाहेंगे, ऐसे बहुत लोग हैं। तो हमें तो अब हाथ क्या गंदे करने, और वैसे भी सर देखिए ना, हम तलवार लेके मक्खी का शिकार करने तो जाएंगे नहीं, तो वो भी एक बात है, तो थोड़ी हमारी भी इज्जत है। तो अब देखिए, ये जो चाइना पीछे पॉस्चरिंग वगैरह कर रहा था ना ताइवान को लेके, शिप भेज दिए, घेर लिया, ये इसीलिए कर रहा था कि थोड़ा अमेरिका पे दबाव बनाए। ट्रम्प ने ताइवान पे भी टैरिफ लगा दिया, और चाइना वॉचर्स ने चाइना को एक चीज बहुत क्लियर बोल दी, बोलता है बेटा ताइवान जो है ना, फलता फूलता ताइवान, कमाता खाता ताइवान, ये तुम्हारे काम का है। युद्ध करोगे तो ताइवान की जगह मिलेगा कब्रिस्तान, वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है। क्या करोगे उस आइलैंड का जिसमें कुछ नहीं होता? अभी वो कमाओ खाओ आइलैंड है, तुम्हारा इंटरेस्ट है, जिस दिन उसमें कुछ बचेगा ही नहीं तो करोगे क्या? तो चाइना का आप देखिए ना, कल विदेश मंत्री उनका, पहले तो वो बड़ा पॉस्चरिंग करा था, फिर बोला नहीं साहब नेगोशिएशन करते हैं, बातचीत करते हैं, कुछ गलतफहमियां हुई है, ये हुई है। देखिए थोड़ा रिसेट तो होगा वर्ल्ड और में। ट्रम्प ने बोला ना, ट्रम्प ने रिएक्शन दिया, बोला तुमने अवधि कि ये चाइना पैनिक, चाइना पैनिक्ड तुम्हें, और ये तो हम कह ही रहे थे चाइना पैनिक हो, और इसमें इंडिया का वो अप्रिशिएट कर रहा है, इंडिया कूल, कोई असर कोई ही नहीं टेंशन, पड़ा। अच्छा, ट्रम्प टैरिफ ये क्या होता है? हमें फर्क ही नहीं पड़ता। उन पे 76 लगा, हम पे 26 लगा, तब भी 50 का एडवांटेज है भाइयों, 50 का, 50% इज अ बिग नंबर। जो आप व्यापार करते हैं जानते हैं, आप समझे मैं क्या बोल रहा हूँ, 50% इज अ बिग नंबर। यहाँ एक चीज और मेंशन करनी जरूरी है कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कुछ ना कुछ कार्रवाई चल रही थी, कुछ ना कुछ समन्वय बैठा था, कुछ ना कुछ चीजें बैठी। और अगर मैं अपने कंपटीटरों को देखूं, अपने देश के कंपटीटरों को देखूं, सबकी हालत टाइट हो गई इससे। वी आर द ओनली वन हु इन द लॉन्ग टर्म आर सेट टू गेन। जिस दिन हम, अच्छा बाय द वे, जैसे हमारा ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा सर, इसमें से काफी चीजों में हमें और रियायत मिलेगी, और हमारे लिए एवेन्यूज खुल जाएंगे। 129 बिलियन से 2025 में अगर 2030 तक 500 बिलियन कह रहे हो, तो यार 4 साल में 4 गुना ट्रेड बढ़ने का रोड मैप तो होगा। किसी का तो हिलेगा, किसी का तो धंधा जाएगा, तब हमें धंधा मिलेगा, तब हमें व्यापार मिलेगा। ये तो बहुत क्लियर बात है। इसका तो बिल्कुल एक क्लियर रोड मैप लग रहा है ट्रम्प का, कि वो जो सप्लाई चेन है वो भारत में रूट करना चाहता है। अब बिल्कुल ये सही। भारत के ऊपर है, क्योंकि हमारे यहाँ भी तो बहुत सारे बिजी बॉडीज बैठे हुए हैं ना। हाँ लेबर हाँ लॉज हाँ। हमारे किस तरह के हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी किस तरह की है। अभी आप देखिए, वो पीयूष गोयल ने उस दिन क्या कह दिया कि साहब हमारे स्टार्टअप्स कुछ नहीं करते हैं। तो स्टार्टअप्स कर रहे हैं कि जब हम लेके जाते हैं प्रपोजल, तो उस पर जो है वो ऑब्जेक्शन लगाते हैं बाबू लोग। आईएएस अफसरों की कुछ समझ में नहीं आता क्या है ये। भाई, हर आईएएस अफसर की समझ में थोड़ी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर आता है, आप भी जानते हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं तो सर। तो वो दिक्कत नहीं। पूरा जो है वो पैंडोरास बॉक्स खुल गया है कि साहब किस तरह से हमारी ब्यूरोक्रेसी उनको इम्पीड करती। और और पीयूष गोयल को अब जवाब नहीं सूझ रहा है। उन्होंने उस दिन तो सुना दिया स्टार्टअप्स को कि साहब अब मुझे स्टार्टअप्स कुछ नहीं कर रहे हैं। अब नहीं लोग कह ये रहे हैं कि साहब ये देखो, लोग कह रहे हैं अपना अपना किस्से सुना रहे हैं कि ये देखो मेरे से ब्राइब्स मांगते हैं ये लोग। नहीं ये और सब ये आज सब के ऑनलाइन युग में कह रहे हैं मैं बुरहानपुर में बैठा हुआ हूँ और मुझको खंडवा जाना पड़ता है छोटी छोटी चीज़ों के लिए, हफ्ते में 3 बार ये तो सलाम पाकिस्तान वाला, ठोकना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं। तो पाकिस्तान वाला सीन हो गया। मैं एक और चीज जयपुर डायलॉग के माध्यम से लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ, एक विचार रखना चाहता हूँ। देखिए, सप्लाई चेन्स को हमने डिसरप्ट नहीं किया, वर्ल्ड के स्टॉक एक्सचेंज को हमने नहीं हिलाया, ट्रंप ने हिला दिया। टैरिफ वाली लड़ाई हमने शुरू नहीं की, ट्रंप ने कर दी। अगर अमेरिका अपने इंटरेस्ट के लिए ये सब कर रहा और उन्होंने कर दिया, तो सर हमारे लिए भी जो चाइना के साथ हमारा इतना बड़ा 70-80-100 बिलियन डॉलर के आसपास का ट्रेड डेफिसिट है, अभी तो हमारे लिए भी मौका, उसको भी हम बराबर करें, उसको हम खत्म करें, उस पर जो भी करना दाएं बाएं टैरिफ लगाने। अब तो दुनिया का प्रचलन हो गया है, अगर अमेरिका ने कर दिया, अगर अमेरिका कर सकता तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमें, क्योंकि डिसरप्शन तो हो गया, सप्लाई चेन का रिसेट तो होगा। तो बहती गंगा में हमें भी हाथ धोना चाहिए। कल को हमें कोई चीज को, ये इसके लिए कोई हम पे कोई आरोप नहीं लगाएगा। ये वही वाली स्थिति है सर,
महाभारत का युद्ध है, सामने भीष्म पितामह गुरु द्रोण है और अर्जुन के हाथ में धनुष बाण है। तो कहता मैं अपने गुरु पे थोड़ी ना बाण चलाऊंगा। श्री कृष्ण ने क्या कहा, कह रहा धर्म है बेटा, धर्म के लिए अगर बाण चलाना पड़े गुरु पे या पितामह पे चलाओ, रुको मत। भारत ठीक उसी जगह है। अगर अभी हम देश के लिए, अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए, हमें ये पुराने रिश्ते नाते 75 ईयर ऑफ फ्रेंडशिप इसे भूल के अभी हमारे लिए क्या है उसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि ये मौका हमें प्रकृति नहीं देगी, प्रवृत्ति दोबारा नहीं देगी। और उसी महाभारत में एक और योद्धा थे, खाटू श्याम बबरीक, वो श्री कृष्ण की बातों में आ गए और बिना लड़े ही बेचारे खर्च हो गए। मतलब ठीक है, मतलब उनका नाम है, पर अगर आज आप किसी से पूछेंगे अर्जुन बड़ा या बबरीक, जबकि क्षमता में बबरीक बहुत बड़े थे, पर लोग अर्जुन का नाम लेंगे क्योंकि अर्जुन विजेता थे, अर्जुन वाज देयर टिल द लास्ट। पर अर्जुन में भी एक विडंबना थी, एक समन्वय था कि गुरु पे चलाऊं, पितामह पे बाण चलाऊं, भाई पे बाण चलाऊं। पर श्री कृष्ण ने कहा बेटा ये तो धर्म युद्ध है, ये तो करना पड़ेगा। तो भारत उसी जगह पे है। अभी हमें इस स्थिति का पूरा फायदा उठा के जो हमारे लिए इंटरेस्ट है, हमारे आने वाले जनरेशनों के लिए जो फायदेमंद काम है, उसे करना चाहिए सर। और जो आपकी आईएएस अफसर वाली बोले ना फोन वाली बात, इसमें मुझे एक किस्सा याद आया। आजकल पाकिस्तान में क्या हो रहा है संजय सर, पाकिस्तान में जहां कोई घटना हो रही है वहां ये 2G डाल देते, तुरंत 2G पे लाते कि फोटो है वीडियो कुछ नहीं होगा। तो फिर अगर मेरे फोन में कुछ आ गया मसाला, तो मुझे 200-300 किलोमीटर दूर जाना है, वहां देखना है और वहां से उसको अपलोड करना। जो आप कह रहे थे ना कि वहां अभी फोन जाते हैं वो काम करने में, बुरहानपुर में रहता हूँ, तो ये उनका कहानत है। एवरेज आज में 50 लोग रोज मर रहे हैं, मोस्टली सिपाही फौजी। और आसिम मलिक का मैं आपको स्टेटमेंट कोट कर रहा हूं, उसने कहा, ये आईएसआई का चीफ है, उसने कहा पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है। दोनों आसिम है, एक मुनीर है, एक मलिक है। मल्क आसिम मल्क कह रहा है कि हमारी हालत इतनी खराब है, अब हमें पता ही नहीं कितने फौजी मारे गए, वी आर नॉट एबल टू अकाउंट फॉर आवर डेड। ये आईएसआई के चीफ का स्टेटमेंट है। और ईद की बात रही, ईद में सर ईदी मिली थी करीब, तो पता नहीं, लोग कह रहे हैं 1000 महीने मारे जा रहे हैं फौजी। मतलब 50 का दिन का तो एवरेज आप पकड़ लीजिए तो है। तो आज आप 1500 कह रहे हो, 50 का एवरेज तो हो गया 1500। 50 का एवरेज है आज के डेट में। और ईद के दिन लगभग 50 अटैक हुए और 100 से ज्यादा लोग इनके मारे गए। और जो ईद में आईडी वाली बात थी, तो वो भी आपको सारा दिखाना जरूरी है, क्योंकि फिर लोग बोलेंगे सुरेंद्र जी ने कहा था भाई आईडी वाली, तो ईद में कहाँ गई आईडी। तो ये मैं आपको दिखा दूं जरा, ये हाँ मिल गया मुझे, फोटो दिखाना है। ये देखिए, ये लोग मरे थे सर ईद के दिन आईडी से। तो ईद और आईईडी ये पाकिस्तान की फौजियों की फोटो है। ताकि फिर ईद में थोड़ा प्लेसमेंट का ही तो हेरफेर है। हाँ वही मैंने कहा ना, हमने बोला था ईद के दिन आईईडी होगी, ईआईडी नहीं आईईडी एनाग्राम्स है दोनों एनाग्राम्स। थोड़ा बहुत एक शब्द इधर उधर हो गया। और ये तीनों उसके हुए थे और इनके हालत खराब है। अभी आईएसआई चीफ के स्टेटमेंट के बाद संजय सर बताइए आप, कुछ बचता है? कुछ नहीं बचता बिल्कुल। और मुनीर के खिलाफ तो रेजिमेंट आ रहा, कह रहा यार तूने 1971 से बुरा हाल कर दिया, तब तो एक हिस्सा ही टूटा था, जो जिस हिसाब से तू चल रहा है तो 4-5 हिस्सों में टूटेगा पाकिस्तान, कुछ नहीं बचा। अमेरिका पूछता नहीं, रशिया के इंटरेस्ट में तुम हो नहीं, चाइना तुमसे हाथ धो चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि अब पाकिस्तान को पालने वाला कोई नहीं, सऊदियों ने भी हाथ खींच लिया, पाकिस्तान का पॉलिटिशियन डेड हो चुका है, आर्मी में बहुत ज्यादा रेजिमेंट है। और जो आसिम मुनीर का एक एक्सपेरिमेंट था आईएसआई को मिलिट्री इंटेलिजेंस के नीचे एट पार लाना, वो भी फेल हो गया। अभी जिस बंदे को इसने आईएसआई का चीफ बना, वो खुद कह रहा है जी वी आर नॉट एबल टू अकाउंट फॉर आवर डेड। आज जो सुनने में है लाशें भी नहीं उठाते, जो लाश पड़ गई, गल गई, सड़ गई, जहां पड़ी है लाश उठाने भी नहीं आते। नेचर लवर्स बन गए। हाँ देखिए, लाश उठाओगे तो वीडियो बनेगी, फोटो बनेगी, जनाजा निकलेगा, ताजिया होगा, जो भी होगा। तो अब इन्होंने क्या कहा, लाश ही मत उठाओ, काम खत्म, लाश मिलेगी नहीं। अब पहाड़ में कोई सिपाही मरा पड़ा तो कहाँ कौन देख रहा था, लाश पड़ी गल जाएगी कुछ दिनों में। तो जैसे हमारे देखिए 1999 में भी तो ये लाशें पीछे छोड़ गए थे ना, वो तो हमने उनका इस्लामिक तरीके से जो भी उनका क्रियाक्रम वगैरह था, गलत किया, मैं सहमत नहीं हूँ। वो वैसे इलेक्ट्रिक नेचर लवर हैं सारे के सारे। अब आप देख रहे हैं वो अपने छोड़ देते हैं कि चील कौवे तुम लोग खाओ, तो इसलिए
ऐसों को, इनको जो है वो हमें सादर अग्नि संस्कार करना चाहिए था। बिल्कुल, इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में वो भी। और नहीं, जहाँ जहाँ आपको जैसा सुविधा हो अच्छा, वैसे। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, समझ गए। और भी विकल्प है, विकल्प और भी है। वो जो फील्ड पे ही हो सकते हैं, समझ गए। फील्ड वाले विकल्प, डीजल विज़ल काफ़ी होता हमारे पास गाड़ियों में, ट्रकों में, इधर-उधर, तो उससे भी काम हो जाता है। तो इनका सर यही हालत है। और पाकिस्तान का तो अब हालत बद से बदतर है। अब ये है कि अब साइन कब करिएगा कि ये टूट गया? When do you want to sign it and declare it? It is gone. That is where Pakistan is right now. और सबसे अच्छी बात है, पाकिस्तान का पॉलिटिशियन गायब है। अब की बार जो मुझे डिफरेंस दिख रहा है संजय सर पहले से, फौज के हाथ में कंट्रोल नहीं है, आईएसआई के पास कुछ नहीं कर रही, मिलिट्री इंटेलिजेंस कुछ नहीं कर रही है, और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। आज मेरे ये भी सुनने में, अगर आप किसी को डिप्लॉयमेंट का ऑर्डर दो, वो जाता ही नहीं। कहता साहब मेरे को नौकरी से निकाल दो, मेरे को कोर्ट मार्शल कर दो, मैं जाऊंगा नहीं। क्यों? जाऊंगा तो अकेले, आऊंगा 4 के साथ। समझ रहे हैं ना कैसे? आऊंगा 4 के साथ, जाऊंगा अकेले, आऊंगा 4 के साथ। मेरे को नहीं जाना भाई। नौकरी से निकालना निकाल दो, जो मर्जी करना करो। क्यों? तुम तो मेरी मौत को भी एक्नॉलेज नहीं करोगे, तुम तो ये भी नहीं बताओगे मर गया। तुम्हारी फौज तो मौत को भी एक्नॉलेज नहीं करती। ऐसे में ये सीज फायर वायलेशन पीछे इसलिए कर रहे थे, थोड़ा अपना तेवर दिखाए, और हमने उनके जब 5-7 लोग मार दिए तो चुपचाप औकात में आ गए। देखिए एब्रिशन तो है नहीं, सीज फायर वायलेशन भी ज्यादा क्या करेंगे, बस थोड़ा थोड़ा कभी कहते हैं हाँ हम हिंदुस्तान को दिखाएंगे, काफिरों को दिखाएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। हालत ये है कि वाकई अब इनके घर में दाना नहीं बचा, वाकई अब इनके पास खाना नहीं बचा। और बाय द वे, जो आपकी बार हमने वो राबी वाबी का पानी रोक दिया था, आपने तो पढ़ा ही होगा संजय सर, 47 से 67% ऑफ वाटर शॉर्टफॉल बता रहे हैं। राइस, कॉटन, शुगर केन, और जो भी इनके अभी की फसलें थी, वो सारी फसल खटाई में पड़ चुकी है। पीने का पानी नहीं है, अगर पी लो तो नहाना धोना तो भूल जाओ, वैसे नहाने की जरूरत ही नहीं इनको। एक और चीज है, एक और खबर आई थी कल ईद के दिन, ईद से एक दिन पहले, एक 16-17 साल का लड़का था पाकिस्तान में, बेचारा कुछ इफ्तियार कर रहा था, मौलवी ने बुला लिया अंदर और बलात्कार करने लगा उसका। अब उस मौलवी को पकड़ के उसके खिलाफ एफआईआर की है। तो बोला कि तूने ये क्यों किया? कहता मुझे लगा 18 साल का केस नहीं बनेगा, 17 साल का था, केस बन गया। बर्थ सर्टिफिकेट स्कैम। तो ये तो पाकिस्तान की हालत है। तो मतलब बच्चेबाजी वाला मुल्क है सर, क्या बोले इनको, बच्चेबाजी करने वाले लोग हैं, और इनकी जरूरत दुनिया में किसी को नहीं है। मैंने बहुत साल पहले टीवी डिबेट में एक बार बोला था, मैं कहा एक बात बताओ, वर्ल्ड की इकोनॉमी को आप स्टडी करें। अब क्यूबा जैसी छोटी कंट्री शुगर देती है, कोई कॉटन देता है, कोई दालें उगाता, कोई मिनरल देता, कोई आयरन देता, कोई आईटी बनाता, कोई कुछ बनाता। मैंने कहा पूरे विश्व का स्कैन करो, एक ऐसा निकम्मा मुल्क है जो दुनिया को कुछ नहीं देता, 5th लार्जेस्ट बाय पॉपुलेशन, पर देता कुछ नहीं। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ पाकिस्तान टू वर्ल्ड्स इकोनॉमी? व्हाई डज वर्ल्ड्स इकोनॉमी नीड पाकिस्तान? आंसर इज नथिंग। हाँ, एक चीज फ्री में देता, वो इंटरनेशनल टेरर, वो बिना एलसी के, बिना डॉलरों के भी भेज देगा आपके यहाँ। माइनस दैट, पाकिस्तान की ना यूज है ना जरूरत है। अगर ना तुम्हारी यूज ना जरूरत, तो अल्टीमेटली तुम्हारा पतन तो होगा ही। जिन्ना तो तुम्हें चूना लगा के गया इस्लाम का, भाई इस्लाम का चूना तुम्हें लगा के गया, 75 साल कट गए, 75 साल में तुम्हारी ये हालत होके रह गई। मतलब जिन्ना ने ऐसा चूरन बनाया था, पर चूरन गजब का था, 75 साल चल गया, और ये खाते गए खाते गए खाते गए, सोचते गए कि ठीक होगा, बट अल्टीमेटली आप जानते कि जिन्ना की बेटी कहाँ रहती है? जिन्ना की एक ही बेटी तो भारत में रहती है, और जिन्ना अपने क्या जिन्ना की बेटी ने तो इस्लाम छोड़ दिया ना। वही तो है, भारत में रहती, इस्लाम भी छोड़ दिया। और जिन्ना की अपने क्या दोस्त की बेटी को भगा के ले गया था, माइनर बेटी को, माइनर बेटी थी, मतलब बेटी की उम्र की बेटी को भगा के ले गया वो। ये भी तो जिन्ना की हकीकत है। ये कब तक बनेंगे उससे, कब तक बचेंगे उससे? और माशाल्लाह जिनके कायद ऐसे होंगे वो कैसे होंगे कैसे हो, भाई। ये आपने जबरदस्त बोल दिया, जिनके तो कायद ये होंगे वो यहीं कैसे पर होंगे। अब हम आज की चर्चा को देके विराम। जी तो सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी, और दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। संजय सर, आपको दर्शकों को बहुत धन्यवाद और साधुवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम, और
हर 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 महादेव।